के प्रति बहुत अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे किचन को आपने आज इस विषय को रखने को और मुझे लग रहा है कि एक विशद विषय को रखने का उत्तरदायित्व दे दिया है। सामान्यतया किसी महापुरुष पर बात करने में इतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी स्वातंत्र वीर दामोदर विनायक सावर जी के बारे में चर्चा करने में होगी। स्वतंत्रता संग्राम चाहे 1857 से प्रारंभ हुआ हो और जिसकी पूर्णाहुति 1947 में हुई हो, ये लगभग 200-250 वर्षों का हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, और स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों हुतात्माएं हुई हैं, अनेकों बलिदानी हुए हैं, अनेकों क्रांतिकारी हुए हैं कि जिनका जीवन हम सबके लिए स्तुत्य भी है, वरेण्य भी है, और हम सब उनको प्रातः वंदनीय मानते हैं और स्मरणीय भी मानते हैं। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के प्रति हुआ है या इतिहास का दुर्विलेखन किसी के प्रति करा गया है, या और ज्यादा कठोर शब्दों में कहूं तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर सबसे ज्यादा क्रूरतम और त्रासदायी उल्हाने जिनको सहने पड़े हैं वो स्वातंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर है। अब कारण क्या है? उनके समतुल्य जितने थे, उनके संवय जितने थे, उनके जैसा कंटकाकीर्ण मार्ग जिन्होंने जिया था, वे सब तो इतिहास में भी वरेण्य माने गए हैं और उनके बलिदान को, उनके जीवन को आदर्श माना गया है, क्रांतिकारी के रूप में स्वीकार करा गया है। फिर स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर ने इतना कठिनतम और क्रूरतम जीवन जिया जिसमें काला पानी का एक लंबा अध्याय है। वे एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि जिनको 2 बार की उम्र कैद हो गई। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका मुकदमा इंटरनेशनल न्यायालय में चला। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे कि जिनके बारे में अंग्रेजों ने, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भयपूर्ण रहे उनकी मेधा से, उनकी बुद्धिमत्ता से। फिर आखिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनके प्रति दुर्विलेखन क्यों करा गया? उनको सबसे ज्यादा आक्षेपित क्यों करा गया? प्रातः स्मरणीय भगत सिंह को शहीद आजम माना गया, सुखदेव जी को माना गया, राम प्रसाद बिस्मिल जी को माना गया, बलवंत फड़के जी को माना गया, चापेकर बंधुओं के बलिदान को स्तुत्य माना गया, चंद्रशेखर आजाद जी को स्तुत्य माना गया, केवल दामोदर विनायक सावरकर जी के बारे में ऐसा क्यों? तो मुझे किंचन को ऐसा लगता है मित्रों के सावरकर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने भविष्य की आहट को पहचाना था। वे एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व के जिनको आने वाले कल की भयावह पदचाप समय से पहले सुनाई दे रही थी, और उन्होंने समय रहते इस बात का नाश करा। वे हिंदुत्व की परिभाषा को गढ़ने वाले पहले पुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये जो भूमि है ये पितृभूमि है, और ये पितृभूमि उनकी है कि जो हिंदुत्व के दर्शन को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। उन्होंने इस भारत की भावभूमि से माता और पुत्र के संबंध को निरूपित करा। उन्होंने कहा कि ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट करा कि जिस प्रकार से कोई भी माता अपने पुत्र को व्याकुल नहीं देख सकती है, वेदना में नहीं देख सकती है, कोई भी माता अपने पुत्र को दुख में नहीं देख सकती है, ऐसे ये जो भारत माता है ये यहाँ की संतानों के प्रति यही उदारतम भाव रखती है। और इसी के साथ उन्होंने जोड़ा कि जैसे ही कोई पुत्र होता है वो सब कुछ सह सकता है पर अपनी माता का अपमान नहीं सह सकता है, वैसे ही हम अपनी माता का अपमान नहीं सह सकते। और उनका जो प्रखर हिंदुत्ववादी दर्शन था, 1923 में पहली बार मुझे लगता है कि हिंदुत्व शब्द गढ़ा गया या प्रचलन में आया, और इसका श्रेय सावरकर जी को जाता है। जिस हिंदुत्व को आज दिग्विजय सिंह कोसते हैं, जिस हिंदुत्व को 1947 के बाद से जवाहरलाल नेहरू ने कोसना शुरू कर दिया था, और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जिस समय 1948 में महात्मा गांधी जी का वध हो गया था, और उसके वध के तुरंत बाद जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की कुचेष्टा करी गई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो पत्र लेखन करा था, वो पत्र लेखन तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उस पत्र लेखन में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को डकैत बताया गया था, और ये कहा गया था कि ये
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने स्वयंसेवक हैं ये डकैती करते हैं, और विशेष करके हमारी राजस्थान इकाई को लांछित करा गया था, हिंदू महासभा को कोसा गया था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माथे पर यह आरोप चस्पा करा गया था कि महात्मा गांधी की हत्या में हम हैं। स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर के माथे पर भी यह आरोप चस्पा करा गया था कि महात्मा गांधी की वध के पीछे जितना भी कुछ तय करा गया था ये उनके दिमाग से उपजा था। और जवाहरलाल नेहरू के समय से ही मुझे लगता है कि ये जो सावरकर जी के प्रति एक दुर्भी संधि का निर्माण करा गया, एक लाक्षागृह का निर्माण करा गया, उसके पीछे का कारण क्या था? कांग्रेस पार्टी भी जानती थी कि स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर जो है उनका जीवन बहुत बलिदानी है। स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर के बारे में जवाहरलाल नेहरू भी भलीभांति जानते थे, महात्मा गांधी भी भलीभांति जानते थे। पर जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति करना थी। वे एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की राजनीति में विश्वास करते थे। उनको लगता था कि आने वाले समय में जब भारत का दो टुकड़ा हो गया था, दो भुजाएं हमारी अलग अलग काट दी गई थी, दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा ने, मोहम्मद अली जिन्ना की और जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा ने दो राष्ट्र बना दिए थे, और ठीकरा फोड़ा जाता है सावरकर जी के माथे पर। सावरकर जी का द्विराष्ट्र और जवाहरलाल नेहरू का जिन्ना का पैदा करा द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत बहुत अलग है, बिल्कुल भिन्न है। धारणाएं अलग है, चिंतन अलग है, उसके मौलिक तत्व भिन्न है। पर जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि अब हिंदुस्तान में जो मुसलमान छूट गया है, और जब नेहरू लियाकत अली पैक्ट हुआ, और नेहरू लियाकत अली पैक्ट के बाद जिस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुखरता के साथ इसका विरोध करा, चूंकि वो आज इसका विषय नहीं है इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। और जिस समय हमारे प्रातः स्मरणीय द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी, उपाख्य रूप से जिनको हम गुरुजी कहकर संबोधित करते हैं, उनके परामर्श पर जिस समय एक राष्ट्रवादी राजनीतिक इकाई का निर्माण करा गया जनसंघ के रूप में, तो ये सारे तत्व उसी समय स्पष्ट होने लगे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो आने वाला चिंतन है या कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक दर्शन है वो आजादी के बाद अब मुस्लिम तुष्टीकरण पर आश्रित हो जाएगा, और संघ पे प्रतिबंध के साथ इसके संकेत मिल गए। और चूंकि हिंदुत्व की अवधारणा गढ़ने में सावरकर जी सबसे आगे रहे थे, और वो बहुत प्रखर हिंदुत्व की वकालत करते थे। ये आजकल जो कांग्रेस पार्टी की या अन्य राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और दो तरह के हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं, एक सॉफ्ट हिंदुत्व, एक हार्डकोर हिंदुत्व। ये क्या तमाशा होता है? हिंदुत्व तो हिंदुत्व होता है, ना वो सॉफ्ट होता है ना हार्डकोर होता है। और हिंदुत्व तो हमें लगता है कि एक जीवन जीने की बहुत विज्ञान मूलक, शोधित और परिशोधित जीवन पद्धति का नाम है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए तय करी है। तो ये जो सावरकर जी ने हिंदुत्व को परिभाषित करा और हिंदुओं के भीतर उन्होंने एक आत्मगौरव पैदा करने का प्रयास करा, उसके कारण जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी उस पर आघात होने लगा। उनको लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सरपरस्ती की राह में अगर कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर सावरकर है। तो फिर सावरकर जी को निशाने पर लाया गया, सावरकर जी के उस पत्र को विवादास्पद करा गया, और ये गंदा आरोप चस्पा करा गया कि अंग्रेजों से माफी मांगी थी। ये सामान्य प्रक्रिया है, और उस समय का जो रूल्स था और आईपीसी जो हुआ करती थी अंग्रेजों के समय, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई करी गई थी। और सावरकर जी ने जिस याचिका को दायर करा था, उस याचिका को दायर करने वाले वो केवल एकमेव क्रांतिकारी थे, ऐसा नहीं था। और उस याचिका में उन्होंने क्षमा शब्द का उल्लेख नहीं करा, उन्होंने न्याय का आग्रह करा था, और ये प्रत्येक राजनीतिक बंदी का अधिकार था। अभी मनोज मुंतशिर जी ने अभी 2-4 दिन पहले के रविवार के दैनिक भास्कर में बहुत तथ्यपरक बात इसके बारे में लिखी है। और सावरकर जी चाहते थे कि अगर वे जेल में बंद रहे तो जो काम, जो लक्ष्य लेकर वो आए हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने जो कुछ लिखा था उस याचिका में, वो याचिका एक बंदी की सामान्य याचिका थी, और राजनीतिक बंदी उस समय इस तरह की याचिकाएं लिखा करते थे। उस याचिका का तात्पर्य ये नहीं था कि वे अंग्रेजों से भयभीत थे, उस याचिका का अभिप्राय यही नहीं था कि सावरकर जो थे वो काला पानी से डर चुके थे,
उस याचिका का अभिप्राय अंश मात्र भी ये नहीं था कि स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावर के भीतर जल रही वो आग जो थी वो कहीं ठंडी पड़ रही थी। और उनको मालूम था कि जेल की काल कोठरी में बैठकर जो काम वो करना चाहते हैं वो काम में विलंब होगा। तो सामान्य रूप से उन्होंने वो प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करी थी, जिसको बाद में जानबूझकर निशाने पर कांग्रेस पार्टी इसलिए लाई क्योंकि वो सावरकर जी के हिंदुत्व दर्शन से डरी हुई थी। और सावरकर जी का जो हिंदुत्व दर्शन था वो हिंदुओं के भीतर एक गौरव बोध पैदा कर रहा था। जो हिंदू विभाजन के समय सहमा सहमा और डरा डराता था, उस हिंदुओं के अंदर अगर स्वाभिमान का जागरण करने वाले उस समय कोई लोग थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे लोग थे, जो गुरुजी के मार्गदर्शन में अपना काम कर रहे थे और चले चले आगे बढ़ रहे थे। तो एक तो बात ये रही मित्रों कि सावरकर जी के बारे में ये जो विवादास्पद आज तक चलता है, जब सावरकर जी की जयंती आती है, जब सावरकर जी की पुण्यतिथि आती है, तब एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा चलता है। और इस प्रायोजित प्रोपेगेंडा को जो पैदा करा है वो वामपंथियों ने पैदा करा है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेंचाइजी जो दे दी थी आजादी के बाद, वो सारी कला क्षेत्र की, साहित्य क्षेत्र की, सिनेमा जगत की, ये सारी फ्रेंचाइजी वामपंथियों को दे दी थी। एक लंबा कुर्ता और फटी जींस देकर सिगरेट और शराब और सुरा सुंदरियों का लालच देकर और बड़े बड़े इस तरह के साहित्यिक संस्थान बनाकर दे दिए थे सफेद हाथी। और वामपंथियों का काम केवल इतना सा था, जैसे राजा की चाकरी करा करते थे चारण और फाट, ऐसे वामपंथियों का काम केवल इतना था कि जवाहरलाल नेहरू की वृद्धावली गाए और कांग्रेस पार्टी की वृद्धावली गाए, और वृद्धावली ना भी गाए तो इस प्रकार का लेखन करे कि जो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं विचार पोषित करे। तो ये जो वामपंथियों का लेखन था वो सावरकर जी के खिलाफ भी हुआ, और सावरकर जी के खिलाफ सोची समझे ढंग से ये सब कुछ करा गया। पर आज भी मुझे लगता है कि आपके जैसे मित्र हैं जो प्रबल राष्ट्रवाद की अवधारणा में विश्वास करते हैं, तो सावरकर जी का महत्व या सावरकर जी के महत्ता ना तो कल कम थी, ना आज कम थी, और ना आने वाले समय में कम हो पाएगी। और सावरकर जी है क्या? सावरकर जी को कोई एक शब्द में हम केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहकर सावरकर जी को मूल्यांकित नहीं करा जा सकता है। सावरकर जी के जीवन के बहुकोणीय दृष्टिकोण है, सावरकर जी के अनेकों आयाम है। स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर में क्या नहीं था? वे हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे, वो वकील थे, वे राइटर थे, लेखक थे, वे समाज सेवक थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, वो राजनीतिज्ञ भी थे और आध्यात्मिक भी थे, और धार्मिक प्रवचन भी अनेकों बार जब हम उनके साहित्य को पढ़ते तो अनेकों बार ऐसा लगता है कि हम व्यासपीठ पर बैठे और किसी शंकराचार्य के सदृश्य और धर्माचार्य को हिंदुत्व पर सुन रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठे लोग कोई भागवत करते हैं, कोई रामायण का प्रसंग सुनाते हैं, कोई के पास बजरंगबली का होता है, तो वो अपने ढंग के आला धर्माचार्य थे जो हिंदुत्व के दर्शन को व्यासपीठ पर बैठकर परिभाषित करते थे और विश्लेषित करते थे। तो स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर जो है वो भिन्न भिन्न भूमिकाओं का एक नाम है। नासिक के पास छोटे से गांव में जन्म हुआ, बहुत छोटा सा गांव था, 3 भाई बहन थे, और वीर सावरकर ने तो केवल 12 साल की उम्र में ये जो जो उनके जीवन पर्यंत नाम के साथ जुड़ा रहा वीर उपनाम को अर्जित करा था। जब उन्होंने एक समूह एक समूह के खिलाफ पूरे छात्रों का नेतृत्व करा था, छात्रों को लेकर मैदान में 12 साल का एक बालक निकल पड़ा और उसने जिस क्रांति की मशाल को जागृत करा, तो उसके मित्र समूह ने और उसके गांव वालों ने उसके नाम के साथ ये वीर का विशेषण तो 12 साल की उम्र में जोड़ दिया था। तो वहां से उनकी जीवनचर्या शुरू हुई और 1901 में उनका विवाह हुआ। वो सब मुझे लगता है कि उनकी जीवनी में हम लोग अनेकों बार प्रसंग पढ़ते रहे, और जितने उद्भट देशभक्त मुझे लगता है कि सावरकर जी थे, उतनी ही उद्भट देशभक्त यमुनाबाई भी थी। यमुना ओइनी ने जो जीवन जिया है, मुझे लगता है कि अब बहुत सारे क्रांतिकारियों की पत्नियों ने जैसा कंटकाकीर्ण जीवन जिया वैसा उन्होंने भी जिया है। दुर्गा भाभी का उदाहरण तो हमारे पास बिरला है कि भगत सिंह को पार कराने के लिए उनकी पत्नी के रूप में चली गई। उस समय के कालखंड में उन्हें लगता था कि भारत माता प्रबल है। ऐसे यमुनाबाई है, शमशान के अंदर बैठकर चिताओं में जिसने रोटियां सेक कर अपने परिवार का पालन पोषण कराए। ऐसे देशभक्त परिवार के बारे में जब गद्दारों के विशेषण राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग देते हैं तो आंखें गीली हो जाती है।
ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो जेल में बंद है, और जिसको मालूम नहीं कि जिस जेल में मैं बंद हूं उसी जेल में मेरा सगा भाई बंद है। और 8-10 साल तक एक ही जेल में रहने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। पत्नी से तो संवाद का सवाल नहीं था। उल्हाने और ताने सुनकर एक यातना वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सावरकर काला पानी की अंडमान की सेल्युलर जेल में भोग रहे हैं। और उतनी काला पानी की सजा तो मुझे लग रहा है कि यमुनाबाई भी झेल रही थी। आप कल्पना तो करिए कि कोई माँ का कलेजा कितना कांपता होगा, कैसी हूक सी उठती होगी कि जब अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए मसान के अंदर, शमशान के अंदर चिता पर रोटी खिलाती होगी सेक कर। और ऐसे परिवारों के बलिदान के बारे में जब इस प्रकार का विश्लेषण आजादी के बाद किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हम सबको समूहबद्ध होकर खड़े होने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में जिस दो राष्ट्र के हिंदुत्व की परिकल्पना को करा था, उसमें उन्होंने सीधा सीधा जो आने वाला कालखंड दिखाई दे रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुसलमान अलग राष्ट्र की मांग करेंगे, और उस समय जब मांग करी जाएगी तो उस मांग का स्वरूप भिन्न प्रकार का होगा। तो सावरकर जी ने अपना द्विराष्ट्र जो संकल्पना प्रस्तुत करी थी वो भिन्न प्रकार की संकल्पना थी। और सावरकर जी तो वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने तो राष्ट्र धर्म के भीतर सबसे पहले धर्मचक्र लगाने का सुझाव दिया था, और जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना था। उनका चिंतन केवल हिंदुत्व के प्रति नहीं था। धम्मचक्र को अगर आज हम तिरंगे के भीतर देखते हैं और 24 तीलियों को देखकर अगर हम लोग सब कुछ सीखते समझते हैं, तो इसका श्रेय अगर किसी एक को जाता है तो वो सावरकर जी को जाता है। और सावरकर वो पहले राजनीतिक बंदी थे कि जिन्होंने कूद पड़े जहाज से। हमारे इंदौर में माननीय इंदौर के हैं, पर मुझे लग रहा है कि पूरा देश उनसे सुपरिचित है, प्रातः स्मरणीय माननीय कृष्ण कुमार अस्थाना जी है। वो लगातार प्रतिवर्ष कार्यक्रम कराते हैं, वो अमर छलांग इस शीर्षक से, कि जब जहाज से कूदकर फ्रांस की धरती पर स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर जी चले गए थे। और अस्थाना जी हर साल वो आयोजन कराते कि वो अमर छलांग और एक बौद्धिक वहां पर किसी विद्वान वक्ता का होता है। और चूंकि वे फ्रांस में बंदी बनाए गए, इसलिए हेग के इंटरनेशनल कोर्ट में उनका मामला गया। और वो पहले क्रांतिकारी थे कि जिन्होंने देश के डेवलपमेंट के बारे में चिंतन किया और बंदी का जीवन समाप्त करा, तो कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि समय की सीमा होती है, मैं बहुत ज्यादा, मुझे जानकारी नहीं कितना समय, पर मैं 2-3 मिनट में इसको समारोह करता हूं। डेवलपमेंट का विषय लेकर सावरकर जी ने, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने देश की आजादी तक अपने बलिदान को रखा या देश की आजादी तक के लिए अपने आप को हुतात्मा कर दिया। सावरकर जी ने तो आजादी के बाद देश के विकास का विजन रखा और डेवलपमेंट को अपनाया, कुरीतियों के खिलाफ खड़े हुए। अंडमान के एकांत के कारावास के अंदर उन्होंने कोयले के कील और कोयले से कविताएं लिख दी, और एक दो नहीं सैकड़ों कविताएं लिख दी है। आज स्मृति कितनी कि दीवार पर कविता लिखते थे, मिटा देते थे, ऐसी सैकड़ों कविता लिखते गए, याद करते गए, और उनकी स्मृति को उसमें रही। और जब वे बंदी गृह से छूटे तो उन कविताओं का पुनर्लेखन करा उन्होंने। मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत अप्रतिम विधा के धनी थे सावरकर जी। और वो विश्व के पहले ऐसे लेखक थे, पहले कि जिनकी जो कृति थी 1857 का स्वतंत्रता, इसको 2 देशों ने प्रकाशन से पहले प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि डरते थे उनके विचारों से। उनकी स्नातक की उपाधि को अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया। मुझे लगता है कि उनको तो जीवन में कदम कदम पर दंड भोगना पड़ा। और सावरकर वो पहले विदेशी राजनीतिक थे कि जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। महात्मा गांधी ने तो इसको स्वदेशी आंदोलन नाम बाद में दिया। सबसे पहले अगर ये संकल्पना किसी के दिमाग में आई थी तो मुझे लग रहा है कि सावरकर जी के दिमाग में आई थी, और विदेशी वस्त्रों की होलियां उन्होंने जलाई। बाद में महात्मा गांधी ने इसको एक आंदोलन का स्वरूप दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके सुझाव पर धर्मचक्र को तिरंगे में शामिल करा। और वीर सावरकर जो थे, उन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, इसलिए उनको वहां पर वकालत करने से रोक दिया गया।
तो मुझे लग रहा है कि ऐसे महान जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वातंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर जी थे, उनका चरित्र बहुत विराट और बहुत व्यापक है। और आज आ, अगर आवश्यकता है तो इस बात की है कि महापुरुषों के कदमों के निशान अभी मिटे नहीं है, क्योंकि हम उन पर चले नहीं है। इस समय तो मुझे लग रहा है कि सावरकर जी के लिए एक वैचारिक युद्ध की आवश्यकता है, और उस वैचारिक समर में हम सबको भाग लेना पड़ेगा। जिस प्रकार का इतिहास बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है या प्रचारित किया जा रहा है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुझे लग रहा है कि हम सभी मित्रों को अपनी अपनी भूमिका में आगे आना चाहिए। और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक संगठन सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार की लांछनाओं की बात करते हैं, उन सब लांछनाओं का प्रत्युत्तर देने के लिए हम सबको आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सच्चे अर्थों में स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक सावरकर का भाव स्मरण यही होगा। मुझे अकिंचन से जितना बन पड़ा मैंने विषय का प्रतिपादन कराए। आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।